हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है मोशन एप्लेन का, उसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सर्कुलर मोशन की बेसिक्स आपको बता दी थी, जिसमें मैं बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं, वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया भाई, क्योंकि हमने तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है देन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। पढ़ाई था ना कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v1 v2 अगर सेम है तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। वहां पर आता था जीरो, लेकिन वहां पर मोशन कैसा था, स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेटिव मोशन था। यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होते हुए भी एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और उस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज हम ये आपको बता दें कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। वेलोसिटी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, स्पीड स्केलर है। स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर हम कहते हैं, स्पीड में अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड कर दें तो हम कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी है। तो इतनी शायद दिमाग में आपको पता ही है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड में से अगर हम डायरेक्शन को निकाल दें, सॉरी वेलोसिटी में से अगर हम डायरेक्शन को निकाल दें तो क्या रह जाती है, स्पीड। स्पीड में हम डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता क्या है, सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, एक ही स्पीड से बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अब आपको पता ही है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने जैसे कि अभी बताया है कि मान लो ये सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सब सुनिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर पार्टिकल है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, घूम के यहाँ आया 5 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया यूनिफॉर्म, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंजेस कंटीन्यूअसली। मेरा मतलब है यहाँ पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इधर है और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड इधर है। इसका मतलब कितना एंगल चेंज हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर 5 मीटर इधर है तो इधर 5 इधर, ये -5 होगी बेसिकली। तो स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटीन्यूअसली। स्पीड की डायरेक्शन बदल रही, तो मैंने अभी क्या बताया था, स्पीड के साथ साथ स्पीड तो नहीं बदल रही, डायरेक्शन बदल रही ना। इसका मतलब स्पीड की डायरेक्शन बदल रही, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, यहाँ पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन और यहाँ पर वही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ये 5 और ये -5 है, तो चेंज निकालेंगे तो -5 -5 माइनस का 10 हो गया भाई। तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कारण बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंजेस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही है कि स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटीन्यूअसली। दैट्स व्हाई इन दिस मोशन एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। दैट्स व्हाई दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या इसका दूसरा नाम रेडियल एक्सीलरेशन भी है, या इसका तीसरा नाम जो है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन भी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के नॉर्मल होती है। वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल है ना, और एक्सीलरेशन किधर आएगा, इधर सेंटर तरफ। तो इस वेलोसिटी में कैसा एक्सीलरेशन,
परपेंडिकुलर, इसलिए नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। When a body perform uniform circular motion with constant speed, then direction of speed, हमने लिखा था स्पीड तो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ स्पीड changes continuously, as a result, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज का मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज। वी कैन से दैट velocity during uniform circular motion changes continuously। ध्यान रखना, velocity during uniform motion changes continuously। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखना, क्या बताया था मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है भाई। तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही, तो वेक्टर का रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 5 cos 90, इसकी सीरीज में 90 हो गया। इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, एंगल कितना बन गया? 90। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एंगल कितना? 90 का। तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी ना। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हुए भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंजेस। तो वही मैंने लिखा है, कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटीन्यूअसली, एज ए रिजल्ट वी कैन से velocity during uniform circular motion changes continuously, magnitude of velocity remains constant, so there will be an acceleration in uniform circular motion, which is directed towards इधर डायरेक्टेड होता है सेंटर ऑफ द सर्किल, so this acceleration is known as centripetal acceleration। नोट कीजिए इसको, इसके हमने दो नाम और बताए थे। क्या क्या? इसी को हम रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसी को हम नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है। तो हर जगह पर जो एक्सीलरेशन होगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन किधर होगा? इधर एक्सीलरेशन, इधर क्या है? एंगल कितना बनेगा? 90। इधर वेलोसिटी है, इधर क्या होगा? एक्सीलरेशन, एंगल कितना बनेगा? 90। इसलिए इस एक्सीलरेशन को हम नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। नोट कर लिया भाई? चलिए अब हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होगा, उसका फार्मूला। चलिए हटा देते हैं इसको।
चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है मैंने बता दिया। फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ कि जब भी बॉडी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं। तो मोशन में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, दैट्स व्हाई दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो चलिए इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। हमने मान लिया कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से, इस ए पॉइंट पे बॉडी की स्पीड को कांस्टेंटली वेलोसिटी हमने मान लिया इस तरह से, यहाँ पर v1 वेक्टर है, r रेडियस है। let the particle start from a, at point a the velocity of the particle is v1 and after time interval delta t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ गया मान लो b पॉइंट पे इस तरह से, और यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से कितनी होगी इसकी v2। याद रखना जिस पॉइंट पे वेलोसिटी दिखानी है उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा मान लिया, जिसको हम डेल्टा x कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ लिया था सर्कुलर मोशन में। तो कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path of radius r with uniform speed v। स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेट at point A velocity of particle is v1 and after time interval delta t टाइम के बाद ध्यान रखना डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी द particle will be at B point होता है where its velocity is v2 वेक्टर। B point की वेलोसिटी कितनी ध्यान रखना, जो v1 का मैग्नीट्यूड है वो ही v2 का मैग्नीट्यूड है, बराबर। और ये क्या है v के बराबर, स्पीड v है, दोनों सेम। तो अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी और उसके बाद एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। फॉर चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज निकालना है, हम क्या करने जा रहे हैं, v1 और v2 को एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, फिर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है। तो चलिए फॉर चेंज इन वेलोसिटी v1 और v2 को एक ही पॉइंट पे, जैसे v1 इस तरह से वेक्टर है, इस v1 को बना लो यहाँ पर, ध्यान दीजिए हमने v1 बना लिया, ये v1 वेक्टर है। अब ये v1 है, v2 ऐसे है, ऐसे बना लो ऐसे करके, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन बनाना है। ये रहा v2 वेक्टर। ध्यान रहे v1 और v2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाइयां दोनों बराबर रखनी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की लेंथ क्या बताती है मैग्नीट्यूड। तो v1 इस डायरेक्शन में था, v2 इस डायरेक्शन में, ये फिर क्या बनेगा यहाँ पर डेल्टा थीटा, क्योंकि जो डायरेक्शन यहाँ थी कोई डायरेक्शन में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये रहा चेंज इन वेलोसिटी, ये रहा आपका डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो बड़े आसानी से निकल आएगा ये चेंज इन वेलोसिटी। इसको नाम दे दो t, ये पॉइंट q ले लिया, ये पॉइंट r ले लिया, ये ट्रायंगल है यहाँ पर PQR। ये v1 है।
ध्यान रखना जो V1 का मैग्नीट्यूड है वही V2 का मैग्नीट्यूड, मतलब जो लंबाई ये है वही लंबाई है, दोनों साइडें बराबर हैं। किसके बराबर है? V के बराबर। ये V1 इसलिए डायरेक्शन था, इसलिए V1 नाम दिया, इसकी डायरेक्शन इसलिए V2, लेकिन V1 V2 दोनों बराबर है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। किसके बराबर है? V के बराबर। मैग्नीट्यूड तो V है ना, तो ध्यान रखना। अब एक ट्रायंगल ये है, देखिए OAB ट्रायंगल। मैंने कहा डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, ये पार्ट बहुत ही स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो एक OAB ट्रायंगल और एक ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो देखिए इसको हटा रहा हूं मैं। चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल वहां पर बनाया है। V1 और V2 को एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड किया है। तो देखिए ट्रायंगल OAB, ये वाला ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PQR, ये वाला PQR आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम डेल्टा x अपॉन r लें, डेल्टा x अपॉन r, तो इस ट्रायंगल में हो जाएगा डेल्टा b अपॉन दिस साइड v। एंगल के सामने डेल्टा x लिया, तो यहाँ पे एंगल के सामने क्या हो जाएगा? डेल्टा b। साइड की साइड r r बराबर है ना, ये दोनों r r, ये तो दोनों v और v है ना, तो डेल्टा b अपॉन v। डेल्टा x अपॉन r जो होगा वही डेल्टा b अपॉन v1 या v2 नहीं लिखना, v1 v2 दोनों v v है, ये भी v है और ये भी v है, तो डेल्टा b अपॉन v। बस यही लाइन समझनी है। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा t, पूरी इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय डेल्टा t क्या मिलेगा अपने को? डेल्टा x अपॉन r डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा v अपॉन, वैसे तो हमें दिखने लगा है ये वाला टर्म क्या है और ये वाला टर्म क्या, आप पढ़ चुके हो। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? वेलोसिटी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है? एक्सीलरेशन, जो हमने निकाला। लेकिन यहाँ जो डेल्टा लगा है मतलब ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो हमारे पास क्या होता है? एक फार्मूला या ट्रिक कह सकते हैं, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे, तो जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dx अपॉन dt। तो टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट लेंगे, बोथ द साइड्स है ना, दोनों तरफ लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिमिट भी बाहर रहेगा 1 अपॉन r, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये जो टर्म था ना डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसको लिमिटिंग केस बना दिया। आपने ऐसा काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। इधर लिमिट ले लो, 1 अपॉन b लिमिट के बाहर रहेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। हमने कुछ नहीं किया, लिमिट लगा दी। तो वैसा करने से क्या हुआ? 1 अपॉन r, ये 1 अपॉन r है। जब ये लिमिट ले ली हमने इसकी, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या बन गया? dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन b। ये भी जब हमने लिमिट ले ली तो डेल्टा b अपॉन डेल्टा t क्या बन गया? dv अपॉन, ये 1 अपॉन r, ये dx अपॉन dt क्या बन गया? b। ये 1 अपॉन b dv अपॉन dt क्या बन गया? a। एक्सीलरेशन तो सिंपल सी बात है, dv अपॉन dt क्या है? अब आपका a का फॉर्मूला आ गया, e बराबर, ये b इधर जाएगा, b स्क्वायर अपॉन, तो यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो कुछ नहीं किया, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया, v1 v2 को कोइंसाइड कर लिया, एक ट्रायंगल v1 v2 वाला बन गया और एक ये OAB ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। साइड्स का रेशियो सेम कर दिया, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते यही आंसर था। हमने जानबूझ के एक स्टेप और बढ़ा दी, अदरवाइज तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। कॉपी पेन लेके बैठना होता है जब भी आप वीडियो देखें, ताकि सुनते भी जाएं और पॉज करके लिखते भी जाएं। तो
तो ध्यान रखना सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कोई भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो हमने अभी एक्सीलरेशन निकाला a बराबर v² अपॉन r, ठीक है ना। दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब AC लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v² अपॉन r। ये तो एक बात। अब बात नंबर 2, अभी हमने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, मतलब कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब हम कह रहे हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी also changes, ये हुई ना बात। अभी आपका जो सर्कुलर मोशन था उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल, हमेशा टेंजेंशियल होती है, और वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। If magnitude of velocity also changes, then there will be a tangential acceleration also. Tangential acceleration also. किसकी वजह से, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, इसलिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वजह से, जो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, हमने क्या नाम दिया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बनेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at बराबर होगा, वो होगा dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मोशन में कितने एक्सीलरेशन हो गए, मोशन में कितने एक्सीलरेशन हो गए, दो, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो अगर ऐसा है, ये भी एक्सीलरेशन है और ये भी, अब ये एक्सीलरेशन किधर होता है, देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा, सेंटर तरफ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा at, तो नेट एक्सीलरेशन आएगा ना इधर कहीं, मतलब नेट एक्सीलरेशन ना तो टेंजेंशियल होगा ना सेंटर तरफ होगा, बीच में कहीं होगा। अब वो डिपेंड करता है बीच में कितना, अगर ये दोनों बराबर है एग्जैक्ट मिडिल में आएगा, और बराबर नहीं तो उसका रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो नेट एक्सीलरेशन a बराबर अंडर रूट ऑफ ac सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, मतलब ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से होता है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से होता है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर तरफ, टेंजेंशियल हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर यहाँ की बात करें तो टेंजेंशियल इधर आएगा, सेंट्रीपिटल इधर आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर, थीटा 90 हो गया, cos 90 कितना होता है, 0। तो मोशन में दोनों एक्सीलरेशन होंगे तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ इस फार्मूले में। जैसे आपने कहा ac बराबर होता है b स्क्वायर अपॉन r, इसको हटा देता हूँ फिर मैं लिखता हूँ। मैंने कहा इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता दिया क्या गया है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। देखिए हमने बताया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ चेंजेस क्यों होते हैं मैं बता दूं। जो वेलोसिटी गिवन होती है न्यूमेरिकल्स में वो जरूरी नहीं है, अब आपको पता है अगर मीटर पर सेकेंड यूनिट दी गई
तो आप समझ जाते हैं क्या है, वेलोसिटी है। ध्यान समझना, वर्ड तो लैंग्वेज में वेलोसिटी ही मिलेगा। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी, तो वर्ड तो वेलोसिटी ही होगा, लेकिन उसकी यूनिट को देख के पहचानना है कि वो वास्तव में वेलोसिटी लीनियर है, एंगुलर है, फ्रीक्वेंसी है, क्या दिया गया। तो मैं वही चीज बता रहा हूं, अगर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब v दिया गया है, तो आप v की जगह यहाँ रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रेडियन पर सेकेंड यूनिट दी गई है, मूविंग विद वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब अब वर्ड तो आगे वेलोसिटी था, लेकिन आगे निकल क्या रहा, रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब ये v नहीं है। तो अगर रेडियन पर सेकेंड दिया गया तो क्या दिया गया आपको, ओमेगा दिया गया। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, मैंने बेसिक्स पिछले वीडियो लेक्चर में सारे डाल दिए थे। अगर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया गया है, या रिवॉल्यूशन या ऑसिलेशन पर सेकंड दिया गया है, साइकिल पर सेकंड दिया गया है, साइकिल पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, ये सब अगर इस तरह से दिया गया, यहाँ पर मिनट भी हो सकता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है, बिकॉज यू बिलोंग्स टू 11th क्लास, मुझे पता है कितना आता होगा। तो ये सब फ्रीक्वेंसी है, क्या दी गई है, इनके आगे वर्ड वेलोसिटी लिखा होगा, रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो बच्चे को लगता है वो वेलोसिटी दी गई, वर्ड तो वेलोसिटी ही आएगा, यूनिट आपको पकड़नी है, फ्रीक्वेंसी है f। अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी f दिया गया है या ओमेगा दिया है, इस फार्मूले में तो ना ओमेगा है ना फ्रीक्वेंसी है, तो हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर ओमेगा दिया गया, हमने बताया था v बराबर होता है r ओमेगा, आपको बताया गया था कि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। अगर आपको रेडियन पर सेकंड दिया गया ना, तो ओमेगा दिया गया, v नहीं दिया गया, तो v बराबर r ओमेगा होता है। तो 1 सेंटीमीटर का फार्मूला क्या बन जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r गया, r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूला ऐसे बन गया। अगर ओमेगा दिया गया है रेडियन पर सेकंड, तो ये फार्मूला मत लगाएं, ये लगा दो, v को चेंज कर लो। अब ओमेगा भी नहीं दिया तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में का f को या n को या न्यू को, तीनों का मतलब एक ही है, किसी भी लेटर से फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया गया है तो ओमेगा बराबर ने क्या बताया था, 2 पाई f, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दी गई तो 2 पाई f लिख लो, तो यही फार्मूला कैसा दिखेगा आपको, r और ओमेगा की जगह 2 पाई f का स्क्वायर, तो जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r, ऐसा फार्मूला दिखेगा अगर फ्रीक्वेंसी दी गई। कई बार टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन दिया जाता है t, अगर t दिया गया है, t गिवन है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन t, इससे ओमेगा मिल जाएगा, वो ओमेगा की वैल्यू डालो। मतलब आपको न्यूमेरिकल में देखना है कि आपको क्या दिया गया है, फार्मूले में क्या होता है, वो चीज हमें कहां से लेनी है। इन तीन चीजों में ही होता है बेसिकली गेम। अगर डायरेक्ट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रेडियन पर सेकंड दिया मतलब ओमेगा दिया गया तो ओमेगा का फॉर्म आ गया, ओमेगा भी नहीं दिया गया तो फ्रीक्वेंसी या टाइम दिया गया तो ओमेगा फॉर्म निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या टाइम के टर्म में वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं यहीं पर, सेंट्रीपिटल फोर्स, चलिए नोट कीजिए इसको। हटा दिया जाए, चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स FC, कुछ नहीं, अगर एक m मास का पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस r है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ FC, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, F बराबर ma। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और आपको पता है AC की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया mv स्क्वायर अपॉन
आर। इसमें कई बार हम आपको बता दें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के एक एंड से बांध के फिर इस तरह से हम घुमा रहे हैं, समझ गए ना। एक तो इस तरह से घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल, वो हम अगले लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल को, वहाँ पर भी सर्कुलर मोशन आएगा, बैंकिंग ऑफ रोड में भी आएगा। तो चूंकि एनसीईआरटी में वही दिया गया तो वही पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात है, पत्थर को स्ट्रिंग से बांध के इस तरह से घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो स्ट्रिंग से बांधा तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो टेंशन किसके बराबर होता है बेसिकली, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट आता है, इफ अ स्टोन इज tied to the end of the string of length L and rotated in horizontal circle, पत्थर से बांध के कहाँ घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, देन टेंशन प्रोड्यूस्ड in string will be, अगर किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग के एंड से बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया गया तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन सेंटर की तरफ उतना ही आएगा जितना सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ का। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है, वर्टिकल सर्कल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको यहाँ पर नहीं लाना है, ठीक है ना। ये m मास है, इसको घुमाया गया v वेलोसिटी, यहाँ भी वही चीज v वेलोसिटी को ओमेगा दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे हैं, तो वो सारे चेंजेस हमने पहले आपको बता दिए, वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं। तो अगर हम बता, ये रस्सी की लेंथ कितनी है l, तो जो लेंथ होगी वही रेडियस बनेगा ना, तो रेडियस जगह क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा T, वो किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ पर r किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा P बराबर या FC बराबर mv²/l, जो लेंथ है स्ट्रिंग की वही रेडियस के बराबर होगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी वही ध्यान रखना कि v नहीं दिया गया तो यहाँ ओमेगा आ सकता है, r ओमेगा, ओमेगा भी नहीं दिया गया, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी देगी तो ओमेगा की जगह 2πf आएगा। तो बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ पर पॉसिबल होते हैं न्यूमेरिकल में, स्पेशली चेंजेस देख रहे हैं, सीधा सीधा भी नहीं दिया जाता है, इतने मीटर पर सेकंड से घुमा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, हमेशा जनरली फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ही दी जाती है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स पे बेस्ड था। तो आज आपका मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने पहले स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ा, मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है, आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं। वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में पहले फंडामेंटल्स वेक्टर की, बहुत टाइप के वेक्टर हमने पढ़े थे। फिर हमने वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप एक बार वापस पिछले वीडियो लेक्चर्स देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसमें हमने 2D रिजोल्यूशन पढ़ा था और 3D रिजोल्यूशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें भी 2 वीडियो लेक्चर डाले हैं, एक डॉट प्रोडक्ट पे डाला हुआ है और एक क्रॉस प्रोडक्ट पे डाला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम आए थे वेक्टर प्रोडक्ट के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 वीडियो लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, 3 में कवर किया है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक वीडियो लेक्चर और आएगा, वो चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्शन फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस, तो वो वीडियो लेक्चर मैं अलग से डालूंगा, ठीक है ना। तो वो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए होगा बेसिकली। तो चलिए, तो हमने फिर प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 वीडियो लेक्चर लिए, फिर हमने सर्कुलर मोशन को 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें बेसिक्स लिए थे हमने, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपस में रिलेशन, हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, स्पेशली रिस्ट वॉच वाले किए थे, कि पता नहीं कौन कौन से किए थे, काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने। फिर आज हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने पढ़ा है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा था। तो इस तरह से फिर हमने टेंशन वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, स्ट्रिंग में बांध के घुमाते तो टेंशन जो है ना वो फोर्स के बराबर ही होता है हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में।
वर्टिकल में टेंशन हर जगह बदलता, हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ होगा, मिडिल में कुछ होगा, लोएस्ट पॉइंट पे कुछ होगा, टेंशन बदलता रहता है और वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। ध्यान रखना, वो था वर्टिकल सरफेस जिसको हमने लॉज ऑफ मोशन के साथ पढ़ना है। तो ये चैप्टर मोशन इन अ प्लेन यहीं पर खत्म होता है। अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में लेके अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है अभी तक बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए अपने आसपास, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।